नमस्कार प्यारे भैया, कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय इतिहास। आज हम वापस कल वाले वीडियो से थोड़ा सा आगे, यानी कल जो हमने बिंदु पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमें याद होगा कि 1921 दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की, सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे प्राचीन जो क्षेत्र था, सबसे पहला क्षेत्र हम कहें तो हड़प्पा कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में भी हमने पढ़ा था। लगभग 2600 ईसा पूर्व से लगाकर 1920 अपूर्व तक इस कालखंड को बताया गया है। उसके बाद वर्तमान समय के अनुसार अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि लगभग 4600 से लगाकर 3900 यानी 3900 वर्ष पूर्व तक इस सभ्यता को अस्तित्व में लाया गया। उसके बाद राखी गढ़ी के बारे में भी हमने कल जानकारी ली थी कि राखी गढ़ी स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर रहा है, सबसे पुराना नगर, सबसे जिसको कह सकते हैं सबसे पहले जहां पर पुरातात्विक स्रोतों की खोज की गई थी। फिर हमने कल पुरातात्विक वस्तुएं, पुरातात्विक पुरातात्विक जानकारियों, उनके शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम चलते हैं उससे आगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के कालखंड को अगर हम 3 भागों में बांटें तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के कालखंड, जिसमें सबसे पहला कालखंड है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता यानी शुरुआती दौर, दूसरा है विकसित हड़प्पा सभ्यता और तीसरा दौर आता है पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रारंभिक दौर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जिस क्षेत्र में जो छोटी छोटी कई प्रकार की बस्तियां जो अस्तित्व में आई है, उसको, उन बस्तियों के कालखंड को, उस बस्तियों के समय चक्र को क्या कहा गया है? प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। यानी लोग बस्तियों के रूप में रहने लगे। किस रूप में? बस्तियों के रूप में। ठीक है, उसको, उस कालखंड को हमने क्या नाम दिया? प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। फिर दूसरा है विकसित हड़प्पा सभ्यता, यानी इन बस्तियों के कालखंड से थोड़ा सा ऊपर, यानी उसके अंदर एक छोटा सा नगरीय निर्माण अगर हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, छोटा नगरीय निर्माण प्रारंभ हुआ। यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता जो है, उस सभ्यता के विकास जो है वो धीरे धीरे अपने चरम पर था और जिसमें नियोजित मुख्य विशेषताएं जो थी वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर पूर्व से नियोजित थे और जो वास्तुकला और शहरीकरण विकसित रूप में हुआ था। तीसरा आता है पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता। पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित, सिंधु घाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हड़प्पा सभ्यता के पश्चात जो भी बसी, उन बस्तियों को क्या नाम दिया गया? पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता। पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक, विकसित और पूर्ववर्ती, इन 3 प्रकार का एक कालखंड चला। हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। अब आता है हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषताओं को अगर हम लें, सामान्य सी बात है, कई बस्ती, नगर या शहरीकरण का विकास होगा तो उसका एक आर्थिक क्रम भी होगा। अर्थ यानी धन, यहाँ धन की बात किसी रुपये पैसों से नहीं है, यहाँ उनके कृषि कार्यों से है, यहाँ उनके पशुपालन कार्यों से है, यहाँ उनके शिकार संग्रहण कार्यों से इसको आर्थिक को लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिकता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्धारित थी। यानी किस पर निर्धारित थी? अगर हम बात करें तो हम इसको एक बार साफ कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो हमने आर्थिक व्यवस्थाओं की बात की तो हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था के कारक थे, उस कारकों में 2 बातें थी। सबसे पहला था कृषि और दूसरा था पशुपालन। कृषि और पशुपालन की अगर बात करें तो पूरी हड़प्पा सभ्यता उस कृषि और पशुपालन के इर्द गिर्द ही आर्थिक रूप से घूमती थी। इसके अलावा आसपास और सुदूर क्षेत्रों के अंदर भी व्यापार भी छोटा मोटा किया जाता था। कृषि और पशुपालन की विशेषताओं में लें तो वहां की कृषि जो थी वो पूरा वनस्पतिज्ञों के अनुसार हड़प्पा स्थलों में अनाज के दानों में गेहूं, सफेद चना, तिल, इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे ये लगता है कि वहां गेहूं, सफेद चना और तिल, गेहूं, चना और कौन सी फसल? तिल, ये 3 प्रकार के अवशेष वहां प्राप्त हुए अनाज के रूप में। किस रूप में? अनाज के रूप में। ठीक है। दूसरी बात अगर लें तो इसी के साथ वहां पर बाजरे और चावल के दाने भी कुछ क्षेत्रों पर अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि इन फसलों में
खेती बड़े स्तर पर की जाती थी, यानी इन खेतों में या इन सभ्यता में कृषि कार्य जो होता था वो बड़े स्तर पर होता था। तीसरा अगर लें तो पशुपालन के रूप में लें। पशुपालन से पहले हम अगर एक स्थान का नाम अगर मैं लूं तो कह सकता हूं कि चावल और बाजरा की खेती मुख्यतः जो स्थान मिला राखी गढ़ी यानी गुजरात में, वहां पर इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर आता है पशुपालन में मुख्य रूप से जो है भेड़, बकरियां, सुअर और अन्य प्रकार के मवेशी जो है वो पाले जाते थे, जिसमें अगर कहें तो भेड़, बकरी और सुअर और अन्य प्रकार के मवेशी ये पाले जाते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें पशुपालन की बात करें तो हम कह सकते हैं भेड़, बकरी, सुअर और अन्य प्रकार के मवेशी पाले जाते थे। पालतू पशु जो होते थे वो भोजन के साथ साथ दूध और पोषक तत्व उनसे प्राप्त करते थे। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में कुछ लोग जंगली जानवरों के अवशेष भी मिले, यानी जंगलों में रहने वाले जानवर जिनका वे शिकार प्राप्त करते थे, जिसमें वहार, हिरण है, घड़ियाल है, इस प्रकार के। और सिंचाई की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि सिंचाई के लिए संभवतः नहरें, कुएं, नहरें, कृत्रिम नहरें, बड़ी नहरें नहीं लेकिन प्राकृतिक नहरों का निर्माण हुआ होगा। प्राकृतिक नहरें, कुएं और जलाशयों का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े जलाशयों के बारे में अगर लें तो हमने धोलावीरा के अंदर जो स्थान है वहां पर बड़े बड़े जलाशयों, कुंडों को देखा। फिर आता है, हम बात करें वापस कृषि की बात करें तो हम कह सकते हैं कृषि प्रौद्योगिकी यानी कृषि करने की जो तकनीकी थी, जो तरीका था वो किस प्रकार का था। तो कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ खास तो जानकारी हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्वविदों को नहीं मिली है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई विशेष सबूत तो नहीं मिले, लेकिन ये कह सकते हैं कि वहां कृषि कार्य उन्नत तरीके से हुआ करता था। फिर भी मोहरों से प्राप्त चित्रों पर, जो मोहरें, जो सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, उन मोहरों से प्राप्त चित्रों पर खेती में बैलों का इस्तेमाल किया ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उस मोहरों पर किसके चित्र बने हुए हैं? बैलों के, जिससे ये ज्ञात होता है कि उन चित्रों में, उस खेती कार्यों में बैलों का प्रयोग किया जाता था। इसका हरियाणा के लिए जो है, हरियाणा के जो बनावली और राजस्थान के कालीबंगा नामक जो स्थान है वहां पर जुते हुए खेत भी अवशेष के रूप में मिले हैं। इससे ये जानकारी मिलती है कि निश्चित रूप से बैलों के प्रयोग से खेती जुताई के माध्यम से हुआ करती थी। फिर आता है फसलों की कटाई की बात करें तो फसलों की कटाई के लिए लकड़ी के हथकंडे होते हैं ना, जिसको हम मारवाड़ी में कहते हैं, अपने राजस्थानी भाषा में कई बार जो हाथिया, हाशिया कहा जाता है उसके, तो लकड़ी के हथकंडे और औजारों का उपयोग ऐसा भी मिला है। कुछ धातु के औजार भी देखने को मिले हैं। ठीक है, और जिससे मुख्य रूप से अगर हम कहें तो उस समय धातु की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तांबा। कौन सा धातु? तांबा ही धातु जो है, उसके मुख्य रूप से उन औजारों के निर्माण के बारे में जानकारी मिली है। फिर आता है, ये तो था उसके बारे में। अब हम बात करें तो नमस्कार, तीसरी बात अगर हम लें तो देखो, कृषि पढ़ा, पशुपालन के बारे में पढ़ा, तीसरा था उसकी अर्थव्यवस्था में सुदूर क्षेत्रों में होने वाला व्यापार। सुदूर क्षेत्रों की व्यापार की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य यानी प्रमाणों से ये जानकारी ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सुदूर क्षेत्रों में यानी उसके दूरस्थ कुछ आसपास के क्षेत्रों में भी होता था, जिसमें मुख्य रूप से तांबा, क्रोनियल, ठीक है, और लाजवर्द और सोना और इस प्रकार की कुछ लकड़ियां जो है वो व्यापार के लिए आदान प्रदान की जाती थी। जैसा कि संभव है, आंगन है, बरीन है, मेसोपोटामिया है, आंगन मतलब ओमान है, बरीन है, मेसोपोटामिया है, इस प्रकार के जो क्षेत्र थे वहां पर समुद्रिक व्यापार होता था। समुद्री बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से जो है वस्तुओं को आदान प्रदान किया जाता था। ओमान की अगर हम बात करें तो ओमान जो है वो हड़प्पाई मर्तबान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेसोपोटामिया की मोहरों से हड़प्पाई शुद्ध और नाव की जानकारी भी मिलती है, जिनके चित्र भी मिले हैं। और मेसोपोटामियाई हड़प्पाई वासियों में मुख्यतः जो है मेलुहा वासी जिनको कहा जाता था, उन मेलुहा वासियों के संकेत भी, उनके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। संभवतः मेलुहा शब्द जो होता था, मेलुहा शब्द जो है वो हड़प्पा लोगों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता था। हड़प्पा लोगों को मेहलुआ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेहलुआ।
मेलुआ। मेलुआ जो है वो किसके लिए होता था सब? हड़प्पा लोगों के लिए। हड़प्पा लोगों को क्या कहा जाता था? मेलुआ कहा जाता था। ठीक है, अब आता है उससे आगे की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक विभिन्नताओं की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विभिन्नताओं को हम अगले पार्ट में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।